नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को बना रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले और बहुत सारे साइंस के एमसीक्यू करा दिए हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो निश्चित ही हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने मॉडल प्रश्न पत्र भी प्रोवाइड किए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन को समायोजित किया है और उसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग कल से लाइव क्लास करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कल समय डिसाइड किया है, रात को 9:30 या 10 बजे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो निश्चित ही आप उस समय क्लास को ज्वाइन करेगा। मैं आपको लाइव एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं रात को 9 बजे के बाद ही मैं फ्री हो पाता हूँ, इसीलिए मैंने वही समय को डिसाइड किया है जी, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि समय को बदलना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलो फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दूसरा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा, प्रकाशिक केंद्र के दाएं सभी माप धनात्मक होते हैं। और चौथा, प्रकाशिक केंद्र के बाएं सभी माप धनात्मक होते हैं। ऑप्शन है, पहला केवल कथन 2, दूसरा केवल कथन 3, तीसरा केवल कथन 4 और चौथा केवल कथन 1। बताना है कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन की पहचान करना है। पहला चीज़ क्या है, देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है जी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक या ऋणात्मक, तो ध्यान रखना है हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। लेकिन अगर बात करता हूँ अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना वो आपको ऋणात्मक होता है। तो पहला बिल्कुल सही है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दूसरा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है। तीसरा, प्रकाशिक केंद्र के दाएं सभी माप धनात्मक होते हैं, तीसरा भी बिल्कुल सही है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाशिक केंद्र के जो दाएं हैं ना वो सभी माप क्या होते हैं आपका धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चौथा बोल रहा है कि प्रकाशिक केंद्र के बाएं सभी माप धनात्मक होते हैं। प्रकाशिक केंद्र के बाएं की बात करते हैं तो सभी माप आपको धनात्मक नहीं होता है, सभी माप ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो यही आपका चौथा वाला जो कथन है ये आपका गलत है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है कि प्रकाशिक केंद्र के बाएं सभी माप धनात्मक होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रकाशिक केंद्र के बाएं सभी माप आपका ऋणात्मक होता है, इसीलिए चौथा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो केवल चौथा कथन आपका गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको ऋणात्मक होता है, और प्रकाशिक केंद्र के दाएं सभी माप क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पुतलियाँ किसका हिस्सा होती है? पित्ताशय का, अस्थि मज्जा का, वृक्क का या नेत्र का? पुतलियाँ किसका हिस्सा होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। तो पुतली को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? प्यूपिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्यूपिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये हमारे आँख का एक हिस्सा है, ये हमारे आँख का क्या है, हिस्सा है। पुतली हमारे आँख का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं आँख का डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखिएगा जी। ये आपका लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आँख का डायग्राम हो जाएगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं इसको? कार्निया बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आपका आयरिस। क्या बोला जाता है इसको? आयरिस कहा जाता है। और ये बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, इसी को बोलते हैं पुतली, इसी को इंग्लिश में प्यूपिल के नाम से जानते हैं। अब ये पुतली क्या करता है, इसी पुतली के मार्ग से जो प्रकाश है ना वो कहाँ प्रवेश करता है? लेंस में प्रवेश करता है, ठीक है। इसी पुतली के मार्ग से क्या करता है, जो प्रकाश है वो कहाँ प्रवेश करता है जी, आपका लेंस में प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पुतली के मार्ग से यहाँ पर बीच का जो स्पेस इसी को पुतली बोलते हैं, तो इसी मार्ग से जो प्रकाश है वो लेंस में प्रवेश करता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पुतलियाँ किसका हिस्सा होती है? पित्ताशय का, अस्थि मज्जा का, वृक्क का या नेत्र का? इसका सही आंसर आपका नेत्र हो जाएगा, ठीक है। आँख को ही तो नेत्र बोलते हैं। आँख का पर्यायवाची लोचन, नेत्र, ज्योति, चक्षु, अंबक, दिक, ये सब आँख का पर्यायवाची होता है। तो पुतलियाँ किसका हिस्सा होती है? नेत्र का। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहते हैं। अस्थि मज्जा को बोन मेरो कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता होगा। आरबीसी का जो निर्माण होता है ना वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है, याद रखना। लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, जबकि एडल्ट स्टेज में देखा जाए तो आरबीसी का जो निर्माण होता है बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, पीलिया किसका एक रोग है? यकृत का, नेत्र का, फेफड़े का, हृदय का? बताना है। जो पीलिया होता है वो किसका रोग है? ऑप्शन दिया गया है आपका यकृत का, नेत्र का, फेफड़े का, हृदय का। इसका सही आंसर आपका यकृत का हो जाएगा, और यकृत को लीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब रक्त में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जब रक्त में बिलीरुबिन है ना, जब रक्त में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा क्या होता है आपका ज़्यादा हो जाता है, जब रक्त में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, पीलिया नामक रोग होता है, जो कि आपका एक यकृत या लीवर से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पीलिया किसका एक रोग है? तो आपको यकृत अर्थात लीवर का। और क्यों होता है? तो जब रक्त में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा, पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्णक, जब रक्त में बिलीरुबिन नामक वर्णक की मात्रा या पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, पीलिया नामक रोग होता है। ठीक है, और यकृत के बारे में ध्यान रखना है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? स्पैचुला में, स्टेथोस्कोप में, थर्मोमेट्री में या सिरिंज में? बताना है जी। किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? इसका सही आंसर आपका सिरिंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरिंज। थर्मोमेट्री का प्रयोग या थर्मोमेट्री का जो उपयोग होता है वो तापमान की गणना करने के लिए करते हैं। ठीक है, थर्मोमेट्री का प्रयोग तापमान की गणना, तापमान को कैलकुलेट करने के लिए, तापमान की गणना करने के लिए थर्मोमेट्री का प्रयोग होता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप को इस उपयोग किया जाता है। जबकि स्फैग्मोमैनोमीटर है, इसका प्रयोग आपका ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका सिरिंज हो जाएगा। किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? इसका सही आंसर आपका सिरिंज हो जाएगा। थर्मोमेट्री का प्रयोग तापमान को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को नापता है, और स्फैग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के कहाँ सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं पाई जाती है? दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में, वक्र में या मध्य में? बताना है आवर्त सारणी के कहाँ पर सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाएं पक्ष पर। कहाँ जी? आपका दाएं पक्ष पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन है फेरस सल्फेट का अपघटन, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तीसरा प्राकृतिक गैस का दहन, और चौथा जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विघटन। बताना है कौन सा अभिक्रिया एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसी को ही हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट का अपघटन। ठीक है, फेरस सल्फेट का जो अपघटन होता है ये आपका एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण है 2r2, 2r3, 238 और r23। देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम का प्रतीक बताऊं तो एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 13 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और आपका 3p1। देखो काउंट कर लो, 2 2 4 4 6 4 10, 2 12 और आपका 13। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है एक एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या हो जाएगा? तो आपका 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। 8 2 10 और 10 3 13। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 2 8 3। ठीक है, 2 8 3 इसका हमारा सही आंसर होगा। सिंपल सी बात है भाई, कितना है इनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 13, तो 8 2 10 और 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किस में मौजूद प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, रुधिर, हड्डी या ग्लोब्यूलिन? बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। हीमोग्लोबिन किस में मौजूद प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन में या रुधिर में, हड्डी में या ग्लोब्यूलिन में? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रुधिर में। रुधिर अर्थात रक्त। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन करने में सहायता प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, और इसी कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है आपका? लाल होता है, ये भी आपको याद रखना है जी। ठीक है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में आपका ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किस में मौजूद प्रोटीन है? रुधिर। रुधिर को रक्त, लहू, खून इसके नाम से भी जाना जाता है।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए एक रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है? मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथिल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल? निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए एक रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला, इसका रासायनिक सूत्र होता है, सभी को पता होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? C2H5OH। C2H5OH इसका क्या होता है आपका? रासायनिक सूत्र, रासायनिक फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। वृक्क और पित्ताशय की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए कौन सी चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन? बढ़िया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी है वो आंतरिक अंगों और ऊतकों की ध्वनियों के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक है ना। इसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में किसी भी असामान्यता के जांच के लिए भी किया जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाएगा। तो वृक्क और पित्ताशय की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए कौन सी चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी का। साथ ही साथ इसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? चुकंदर, मूली, सलजम या पत्ता गोभी? बताओ जी, कौन सा एक जड़ नहीं है? चुकंदर तो है ना, आपका मूली भी है, आपका सलजम भी है, लेकिन पत्ता गोभी क्या आपका एक जड़ नहीं है। ठीक है, आपका चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, मूली हो गया, अदरक हो गया, ये सब आपका जड़ का उदाहरण है। जबकि जो पत्ता गोभी है ना, ये आपका जड़ नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? खसरा, इन्फ्लुएंजा, आंत्रजवर या गठिया? बताना है कौन सा एक संक्रामक, जिसको कंटेंजियस बीमारी बोलते हैं, फैलने वाले रोग बोलते हैं, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? खसरा, इन्फ्लुएंजा, आंत्रजवर या गठिया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गठिया या अर्थराइटिस। ठीक है, गठिया या अर्थराइटिस ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, गठिया का अर्थ होता है जोड़ों में सूजन। इसका अर्थ क्या होता है जी आपका? जोड़ों में सूजन। इसका अर्थ होता है जोड़ों में आपका सूजन होना। ठीक है, और जो खसरा और इन्फ्लुएंजा होता है ये किससे होता है? ये आपका वायरस अर्थात विषाणु से, ये विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो टाइफाइड होता है आपका साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला, ये साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो गठिया या अर्थराइटिस। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कम तापमान पर प्रोटीन निष्क्रिय होते हैं, उच्च तापमान पर प्रोटीन विकृत होते हैं, प्रोटीन तापमान से प्रभावित नहीं होते हैं, और चौथा पीएच माप में परिवर्तन के कारण प्रोटीन विकृत होते हैं। बताना है, चार ऑप्शन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कम तापमान पर प्रोटीन निष्क्रिय होते हैं, पहला बिल्कुल सही है। उच्च तापमान पर प्रोटीन विकृत होते हैं, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रोटीन तापमान से प्रभावित नहीं होते, ये आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए ना तो जो प्रोटीन होता है वो तापमान से प्रभावित होता है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोटीन है वो तापमान से प्रभावित होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि प्रोटीन तापमान से प्रभावित नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। पीएच मान में परिवर्तन के कारण प्रोटीन विकृत होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था 1909 में। उन्होंने एक स्केल दिया, उन्होंने बताया कि यदि पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर को शो करता है, 7 से ज़्यादा है तो बेस नेचर को, और 7 के इक्वल है तो आपका न्यूट्रल नेचर को शो करता था, अर्थात उदासीन प्रकृति को शो करता है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में ध्यान रखना है कि प्रोटीन शब्द का पहला प्रयोग जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। प्रोटीन हमारे मसल्स का निर्माण करता है, भोजन का मुख्य घटक है। ठीक है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, हमारे हड्डी में ओसिन, हमारे मांसपेशी में एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, हमारे त्वचा और बालों में कीरेटिन, ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है जी। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है? सिर में, उदर में, गला में या छाती में? तो जो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ स्थित है? हमारे गला में, नेक में। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान सुनेंगे, जो थायराइड ग्रंथि होता है ना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है लीवर। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष, और सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर या यकृत। ठीक है, और इसी थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन नमक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आयोडीन नमक की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, और इसी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो
पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में विषाणु को समाप्त करने के लिए जो प्रकाश किरण उपयोग में ली जाती है वह क्या है? सूक्ष्म तरंग विकिरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी विकिरण या आपका एक्स किरण बताना है। पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में विषाणु को समाप्त करने के लिए जो प्रकाश किरणें उपयोग में ली जाती है वह क्या है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पराबैंगनी विकिरण। तो पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में विषाणु को खत्म करने के लिए पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है और सूर्य होता है वो पराबैंगनी किरण का मुख्य सोर्स है। ठीक है, और ये जो आपका पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट जो आपका रे होता है, किरण होता है, मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। ये आपका मनुष्यों में त्वचा के कैंसर का कारण बनता है, जो पराबैंगनी किरण होता है वो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में विषाणु को समाप्त करने के लिए जो प्रकाश किरण उपयोग में ली जाती है वह क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू लिटमस जब एक अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? लाल होता है, सफ़ेद होता है, बैगनी होता है, हरा होता है। देखो, एक आपका नीला लिटमस पेपर है, एक नीला लिटमस पेपर है। जब आप उसको अम्लीय विलयन में डालोगे, जब अम्लीय विलयन में डालोगे तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका लाल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? लाल। क्योंकि अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है ना, वो क्या करता है? जब आपका नीले लिटमस पेपर को आपका लाल कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, जबकि जो आपका क्षार होता है, बेस क्षार होता है, वो क्या करता है आपका? वो आपका लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? आपका नीला कर देता है। लाल को आपका नीला कर देता है, लेकिन जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार है लाल को नीला कर देता है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू लिटमस मतलब नीला लिटमस जब एक अम्लीय विलयन में डालेंगे तब क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना कीजिए। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। दूसरा, रोलिंग घर्षण या तो सर्पी घर्षण से अधिक या समान होता है। तीसरा, रोलिंग घर्षण सभी घर्षण से कम होता है। और चौथा, रोलिंग घर्षण हमेशा सर्पी घर्षण के समान होता है। चार ऑप्शन में बताना है कि रोलिंग घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना आपको करना है ऑप्शन के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रोलिंग घर्षण है वो सर्पी घर्षण से क्या होता है जी? आपका कम होता है। ठीक है, जो रोलिंग घर्षण है वो आपका सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये। और जो आप सभी को पता होगा, जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। रोलिंग घर्षण है वो सर्पिक घर्षण से आपका कम होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो आपका रोलिंग घर्षण है, रोलिंग घर्षण केस में दो सतहों के बीच संपर्क समय और संपर्क क्षेत्र बहुत ही क्या होता है? आपका कम होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? रोलिंग घर्षण के समय में ना, रोलिंग घर्षण के समय में दो क्षेत्रों के बीच आपका संपर्क और जो संपर्क क्षेत्र है और जो समय है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसीलिए रोलिंग घर्षण क्या होता है आपका? सर्पी घर्षण से कम होता है, जिसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का लेंस मानव नेत्रों में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? अवतल, द्विफोक्सी, उत्तल या प्रगामी? इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। किस प्रकार का लेंस मानव नेत्रों में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? मैंने पूरा बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है आप लोग को, मेरा साइंस मैराथन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। निश्चित ही इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। चूने के घोल के सूखने की क्रिया का कारण क्या है? हवा में नाइट्रोजन, हवा में ऑक्सीजन, हवा में हाइड्रोजन या हवा में CO2 बताना है। चूने के घोल के सूखने की क्रिया का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हवा में CO2। ठीक है, तो चूने का घोल हवा में CO2 के साथ एक प्रक्रिया द्वारा कैल्साइट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट की रचना को रोक देता है। तो चूने के घोल के सूखने की क्रिया का कारण क्या है? तो हवा में CO2 की उपस्थिति। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकर्षण बलों में से कौन सा ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच मौजूद होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वंडर वाल्स बल, कूलाम्ब बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत चुंबकीय बल? तो कौन सा बल है वो ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच मौजूद होता है? इसका सही आंसर आपका वंडर वाल बल्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो वंडर वाल्स बल होता है ये कमजोर अंतर आणविक बल होते हैं जो परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कमजोर अंतर आणविक बल होते हैं जो परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। तो कौन सा आकर्षण बल ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच मौजूद होता है? इसका सही आंसर आपका वंडर वाल्स बल्स हो जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? प्रक्रियण करने वाले कणों के आकार, अशुद्धता की मात्रा, प्रक्रियण करने वाले कणों का रंग या कणों का अपवर्तनांक बताना है। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर। ठीक है, अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार
अगर कम है, ठीक है, जो छोटा है, तो आपका वो प्रकाश है वो कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा, है ना। और अगर आकार आपका ज़्यादा है तो जो प्रकाश है ना वो अधिक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को प्रकीर्णित करता है, ठीक है। तो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर आपका प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर, ठीक है जी। आपका मैंने बताया था कि आपका अगर जो कण है उसका जो आकार है वो छोटा है तो वो कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा, जबकि जो आकार है कण का वो बड़ा होगा तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को क्या करेगा, वो प्रकीर्णित करेगा। तो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दो पारदर्शी अंतरपृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंब के बारे में क्या कहा जाता है? सभी की लंबाई समान होती है, दूसरा सभी एक ही समतल पर होते हैं, तीसरा सभी अपवर्तित होते हैं और चौथा सभी के कोण समान होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, अपवर्तन नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दो पारदर्शी अंतरपृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंब के बारे में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका सभी एक ही समतल पर होते हैं। इसका सही आंसर सभी एक ही समतल पर होते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम के अनुसार देखा जाए तो जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दो पारदर्शी अंतरपृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंब, ये तीनों आपका एक ही समतल पर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? एक कैन को तोड़ना, लोहे में जंग लगना, एल्कोहल का वाष्पीकरण या बर्फ का पिघलना। तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना। कई बार पूछा गया है, ठीक है। लोहे में जंग लगने का एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान मूल पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती है और विभिन्न गुणों और विभिन्न रासायनिक संरचनाओं वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका लोहे में जंग लगना, ठीक है, संक्षारण बोलते हैं जिसको। निम्नलिखित में से किस राशि में विमाएँ नहीं होती है? विमा आपको आवृत्ति में, आयतन में, सापेक्ष पारगम्यता में या बल में बताना है कि कौन सी राशि में आपका विमा नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सापेक्ष पारगम्यता। आवृत्ति का तो विमा होता है, आयतन का भी होता है, बल का भी होता है, सापेक्ष पारगम्यता का विमा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल या उत्तक। जो पत्तियों में जो हरा रंग होता है जिसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं और इसी को आपको हिंदी में पर्णहरिम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? पर्णहरिम, ठीक है। जो सूर्य आपका जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और आपका जल, इन सब की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन के रूप में या श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं पेड़ पौधे उसको हम लोग श्वसन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल को पर्णहरिम के नाम से जानते हैं, इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसे पादप कोशिका का किचन कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन कहा जाता है और ये आपका पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कौन सा भाग? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्णहरिम कहा जाता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश, आपका जल, CO2, है ना, और पर्णहरिम, इन सब की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और कल से आप लोग लाइव जुड़िएगा, कल से लाइव क्लास होगा, मज़ा आएगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।